इग्निशन टेम्परेचर भी, यानी कि जब आप किसी भी चीज को, इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है कि उसे जलाने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, अगर हम कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है, तो जब आप चूल्हे को जला रहे हैं या उस पर्टिकुलर थिंग को जला रहे हैं, उस टेम्परेचर को अटेंड करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब अटेंड करना मुश्किल हो जाएगा तो आप बताइए कि कैसे आप उस चीज को जला सकते हैं? आप जला ही नहीं पा रहे, फिर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, जब हम उस चीज को बर्न ही नहीं कर पा रहे तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो इन्होंने दिया है जो फ्यूल ए है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ए हाई है, उसकी स्टेट सॉलिड है और इग्निशन टेम्परेचर उसका हाई है। देखो कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि वो हमें अच्छी कैलोरीफिक यानी कि ऊष्मीय मापन दे रहा है। बट जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी हाई है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा तो उसको अटेंड करना, उस चीज को बर्न करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हम इसे नहीं प्रेफर करेंगे। फिर आता है उसकी दूसरा फ्यूल बी, जिसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो मॉडरेट है, स्टेट उसकी गैस है, इग्निशन टेम्परेचर हाई है। फिर से इग्निशन टेम्परेचर हाई है, हम तो नहीं लेंगे क्योंकि अगर हाई है तो हम कैसे उसको जलाएंगे, जला ही नहीं पाएंगे, तो ये भी हटा दो। फिर सी आता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट है, स्टेट उसकी गैस है और इग्निशन टेम्परेचर भी कैसा है, मॉडरेट है, ये हमारे लिए चल जाएगा। फिर कैलोरीफिक वैल्यू है लो, स्टेट है डी की लिक्विड और इग्निशन टेम्परेचर भी लो है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये वाला ऑप्शन बी को क्यों नहीं चूज किया, क्योंकि यहाँ पे तो इग्निशन टेम्परेचर और कम है। बट आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर कम है तो फिर कैलोरीफिक वैल्यू भी तो बहुत कम हो गई है ना। समझ लो, एकदम जलेगा एकदम बुझ जाएगा, बहुत अच्छी आउटकम आपको नहीं मिलेगी, आप घर में उसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर उसका मॉडरेट है, ठीक है, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी मॉडरेट है, ना बहुत कम है ना ही बहुत हाई है, उसकी मॉडरेट है। तो ऑप्शन सी हमारे लिए, जो फ्यूल सी है वो हमारे लिए गुड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, सी, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड टू एज। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है? किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से जो पाई जाती है उनको कहा जाता है एंडेमिक, जो किसी पर्टिकुलर जगह को ही डिनोट करती है कि वो यहीं पे ही मिलेंगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक। एंडेंजर्ड नहीं होता, एंडेंजर्ड वो होता है जो खत्म होने मतलब कि कगार पे होता है, एक्सटेंट जो एक्सटेंट हो चुका है, खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। माइग्रेटरी स्पीसीज वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह टाइम टू टाइम माइग्रेट करते रहती है, प्रवासी होती है। ये जैसा मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी जगह को चेंज कर लेती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 सही होगा 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 है, मेटल एक्स डिस्प्लेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखो ये क्या कह रहा है, कोई भी एक मेटल एक्स है, उसने मेटल वाई को क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया अपने उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। लेकिन ये जो मेटल एक्स है ये जेड को नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा है अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से। क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा है? आपने जो प्रॉपर्टीज देखी होगी, ये जब मेटल की प्रॉपर्टी थी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। आप इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, जो ज्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को इजीली डिस्प्लेस कर देगा, है ना, या फिर अपनी बात इजीली उससे मनवा लेगा। तो एक्स हमारा ज्यादा रिएक्टिव था या फिर ज्यादा रिएक्टिव है, पावरफुल है, तो उसने वाई को तो डिस्प्लेस कर दिया लेकिन जेड को नहीं डिस्प्लेस कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेड है वो एक्स से भी ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। एक्स से ज्यादा रिएक्टिव है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ही धातु उन्होंने पूछी है, तो कौन सा हो जाएगा, जेड। जेड हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया है।